हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पास करे थे। याद रहे दोस्तों, ये लेक्चर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है, और इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए और इसके शॉर्ट नोट्स अपने पास कहीं पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में या पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके एक बार लास्ट लेक्चर को देख के आइए, जिससे आपका पूरा एक बेस तैयार हो जाए और आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आए। हाँ जी। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी का कंट्रोल कंपनी के अंडर आ गया। कंपनी ने गवर्नर जनरल नाम की एक पोस्ट बनाई जो पूरी प्रेसिडेंसी को हेड करेंगे। इसी तरीके से बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आप देख सकते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। तो इसको अगर हम एक स्टोरी की तरह समझें तो हमने देखा कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। इन्होंने जितनी भी रीजनल पावर्स थी उन सबको हराया एंड फाइनली अपना कंट्रोल पूरे इंडिया की टेरिटरी पे स्टैब्लिश करा। लेकिन इस सब के बीच में कंपनी में काफी करप्शन होने लग गया था, जिसका रिजल्ट आया कि कंपनी तो धीरे धीरे घाटे में जाने लगी, लेकिन कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ज्यादा रिच होने लगे। तो ये सारा मैटर ब्रिटेन के पार्लियामेंट की नजरों में आया और उनको लगा कि कंपनी को पूरी ऑटोनॉमी देने की जगह कंपनी के मैटर्स को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए, यानी कि कंपनी पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी चाहिए। तो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अभी देखा कि इस एक्ट के अंडर गवर्नर जनरल नाम की एक पोस्ट बनाई गई। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। कहाँ के? बंगाल के। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, आप साथ साथ में कहीं पे पॉइंटर्स की फॉर्म में इसके नोट्स बनाते रहिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में। तो उसी फोर्ट विलियम के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट ने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करा और एक डुअल कंट्रोल सिस्टम बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के फॉर्म में। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बस इतना समझ सकते हैं कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जो इन्होंने कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर फिट कर दिए। कंपनी को ये बात पसंद नहीं आई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है। बट क्योंकि ये पार्लियामेंट के ऑर्डर्स थे तो कंपनी इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पार्लियामेंट के वो होते थे एम्प्लॉयज, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे जो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। आगे चलेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ऐसे और भी अभी चार्टर एक्ट, ये देखिए आप, और भी हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आगे आपको लेक्चर में बता दूंगी। इस चार्टर एक्ट से इट गेव ओवरराइडिंग पावर्स टू द गवर्नर जनरल। तो अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज होती थी। इन तीनों के एक एक गवर्नर जनरल होते थे। तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को हेड करते थे। ये वाली जो ओवरराइडिंग पावर्स थी वो गवर्नर जनरल को दी गई। और ओवरराइडिंग पावर से हम ये भी समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में ना गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई थी। ये देखिए, है ना। तो इस वाले एक्ट, चार्टर एक्ट में क्या करा था कि गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर्स, यानी कि अगर उनकी काउंसिल किसी चीज के लिए मना करिए कि नहीं नहीं आप ये मत करिए, तो गवर्नर जनरल उनके इस डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं और अपनी पर्सनल गारंटी पे कोई भी लॉ को पास कर सकते हैं।
Royal approval was mandatory for appointment of Governor General and Commander in Chief. सिंपल कि जो भी गवर्नर जनरल बनेंगे, जो भी कमांडर इन चीफ बनेंगे, उसके लिए रॉयल अप्रूवल यानी कि ब्रिटेन की जो क्वीन है या जो किंग है उनका अप्रूवल इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इसके बाद जैसा हमने फर्स्ट अपने लेक्चर में देखा था ना, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ईस्ट इंडीज यानी इंडिया और उसके आसपास की सारी जगहों के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी और कोई नहीं करेगा। लेकिन ये जो मोनोपोली थी कंपनी की, ये इस चार्टर एक्ट के द्वारा एंड कर दी गई। ठीक है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं थी। एंड सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन वॉज लेड डाउन। सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन सिंपल कि क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल एक तरीके से हो गया। A sum of rupees 1 lakh annually was provided for education among Indians। 1 लाख रुपए का सम, अब आप खुद ही देखिए उस टाइम पे भी ये सम कोई इतना ज्यादा बड़ा सम तो था नहीं। इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, उसके लिए 1 लाख रुपीज एनुअली देना एजुकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा सम तो नहीं है। बट हाँ, यहाँ से एजुकेशन को स्प्रेड करने की एक, कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप था ये, क्योंकि अभी तक ब्रिटेन ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए थे इंडियंस में एजुकेशन को स्प्रेड करने के। मे बी इसके पीछे उनका अपना रीजन भी था, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस जो है वो एजुकेट हों और आगे जाके कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में छोटी छोटी क्लर्क्स की या पियोन्स की पोस्ट को संभालें। क्योंकि जो बड़ी पोस्ट होती थी, व्हाइट कॉलर जॉब्स, वो कंपनी इंडियंस को प्रोवाइड नहीं करती थी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे कि मैकॉले मिनट्स आए थे, हंटर कमीशन आया था, आगे आगे कैसे एजुकेशन इंडिया में इवॉल्व हुई, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम देखेंगे कि 1 लाख रुपीज इस वाले चार्टर एक्ट के अंडर अलॉट किए जाते थे एनुअली इंडिया में एजुकेशन के लिए। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें यूरोपियंस वर अलाउड टू सेटल इन इंडिया। सिंपल, यूरोप के लोग इंडिया में आके सेटल हो सकते थे। The Governor General of Bengal was converted to Governor General of India। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे वो वैसे भी सुप्रीम होते थे मद्रास और बॉम्बे से, और अभी तो जो बंगाल के जनरल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी हेड ऑफ द कंट्री। विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इस नेम को आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नेम है। अ लॉ कमीशन वॉज स्टैब्लिश। अभी भी आप देखते हैं ना, लॉ कमीशन आता है हर कुछ सालों बाद, इंडिया में बनाया जाता है, तो वैसे ही लॉ कमीशन उस टाइम पे इंडिया में स्टैब्लिश किया गया। proposed recruitment of Indians in government services but not effectively implemented। अब इस एक्ट में बोला तो गया कि हम इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस में रिक्रूट करेंगे, बट ऐसा कुछ इफेक्टिवली हुआ नहीं। वो आगे आने वाले एक्ट्स में आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सिविल सर्विसेज वाज मेड ओपन टू competitive एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी तक जो सिविल सर्विसेज थी ना वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, कि बाहर से ही लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे और वहीं के लोग आके इंडिया में पोस्ट संभालेंगे। लेकिन अब जो ये सिविल सर्विसेज की पोस्ट थी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओपन कर दी गई, यानी कि अब इंडियंस भी इन एग्जाम्स में बैठ सकते थे और पेपर देके सिविल सर्विसेज में आ सकते थे आगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी इंडिया के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन वाज मैकॉले मिनट्स। दो एक्ट्स हम पढ़ेंगे, मैकॉले मिनट्स और वुड्स डिस्पैच। ये दोनों इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनका थोड़ा हमें पता होना ज़रूरी है। अच्छा, हम ये याद रखेंगे कि जब ये मैकॉले मिनट्स आए थे 1835 में, उस टाइम पे विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल थे, और जब ये वुड्स डिस्पैच आया था तो डलहौजी थे गवर्नर जनरल उस टाइम पे। ठीक है, मैकॉले मिनट्स में हमें ये याद रखना है कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन सेट किया गया था, और हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी यानी इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनको बैकवर्ड कहा इन्होंने, और बोला कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में हम नहीं पढ़ाएंगे, हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इसके पीछे मोटिव क्या था कि स्ट्रेस द नीड टू एजुकेट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियंस हु वुड एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ब्रिटिशर्स का एम
इंडियंस को एजुकेट करके बहुत अच्छी पोस्ट देना या आगे सक्सेसफुल देखना, ये सब उनका मोटिव नहीं था। उनका मोटिव ये था कि बस एक स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियंस जो एजुकेट हो जाएं और इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना सीख जाएं, जिससे कि वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करें बिटवीन ब्रिटिशर्स और इंडियंस। ठीक है, तो इतना ही था मैकॉले मिनट्स में इंपॉर्टेंट, या हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन्होंने सेट करा वहां पे। अच्छा, इसके बाद जो वुड्स डिस्पैच आया डलहौजी के टाइम पे 1854 में, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिकली बेस एक तरीके से इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का। तो इसमें एजुकेशन की एक हायरार्की सेट की गई कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी, यानी लोकल लैंग्वेज में। हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लोकल लैंग्वेजेस में होगी। यूनिवर्सिटीज टू बी स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसीज होती थी उस टाइम पे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट एजुकेशन, सिंपल, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को प्रमोट करना। एनकरेज प्राइवेट एंड मिशनरी स्कूल्स मीन्स कि इंग्लैंड से जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे, जो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स बताते थे, ठीक है, और क्रिश्चियन धर्म को बेसिकली प्रीच करते थे, वो उनके जो स्कूल्स होते थे उसको मिशनरी स्कूल्स कहते थे, है ना। तो वो जो स्कूल्स थे उनको भी प्रमोट करा गया, एनकरेज किया गया। वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड, कि वोकेशनल, अब वोकेशनल का मतलब होता है कि किसी भी चीज में जब आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर का जैसे जो काम होता है, वुड वर्क का काम होता है ना, और जो ब्यूटिशियंस का काम होता है, ये सारे जो चीजें होती हैं, जैसे जब आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो जो लोग मशीन को ऑपरेट करते हैं, उनका जो भी काम है उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो वोकेशनल एजुकेशन थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वर रेकमेंडेड, मतलब जो टीचर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस को रेकमेंड किया गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैकॉले मिनट्स और ये वुड्स डिस्पैच, इन दोनों के हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुई थी। हमने पढ़ा है, हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 1857 जो है, इसकी रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि अगर हमने इंडियंस की थोड़ी बहुत डिमांड्स नहीं मानी तो बहुत इससे भी बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। तो इस एक्ट में काफी सारी चीजों को ना चेंज किया गया था। सबसे पहले तो जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, उनको ये चीज पता लग गई थी कि अब जो है कंपनी तो नहीं रूल कर पाएगी इंडिया को, अब जो है ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल ही यहाँ पे स्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, जो क्वीन उस टाइम पे थी, उन वो और उनके अंडर जो भी गवर्नमेंट काम करती थी, उनको डायरेक्टली इंडिया में रूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले एक्ट के बाद एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो रूल खत्म हो गया और डायरेक्टली जो है किसका रूल आ गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अब इंडिया के लिए लॉज बनाएगा। टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड विद वाइसरॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइसरॉय बन गए थे। अब जो गवर्नर जनरल थे उनको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, अब उनको क्या कहा जाएगा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। ये नाम याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। क्रिएटेड अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटेन में जो कैबिनेट थी वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब है कि इंडिया के अफेयर्स जो भी होंगे उसको वहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ऐसी एक पोस्ट जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है वहां पे बनाई गई। हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे आपने नाम सुना होगा मौर्य, देखिए अब हम नीचे पढ़ेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसमें क्या है कि मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो थे वो उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय थे। तो इस तरीके से अब आगे और भी आप एक एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। introduced Indians into the legislative council for the first time। legislative council जो थी उसमें फर्स्ट टाइम इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। provincial councils for Bengal, Madras and Bombay।
प्रोविंशियल काउंसिल्स यानी लोकल काउंसिल्स वहां की, वो भी इंट्रोड्यूस की गई। अलाउड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी हम देखते हैं ना, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जब पार्लियामेंट का कोई भी हाउस दोनों में से सेशन में नहीं होता है। वैसे तो इसके आगे प्रोसीजर होता है पूरा कि ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर अंदर जो है पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, बट ये हम पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाने की पावर थी ये उस टाइम पे वाइसरॉय को दे दी गई थी। उसके बाद द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स introduced separate electorate for Muslims, which later led to communal divisions। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम थोड़ा सा समझेंगे, तभी हमको याद रहेगा। जब हम अच्छे से सारे पॉइंट को समझते हुए चलेंगे ना, तो हमको अपने आप ही चीजें जो है याद हो जाएंगी। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? जब अभी एट प्रेजेंट हम लोग वोट करने जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हिंदूज जो है अलग वोट करेंगे, मुस्लिम्स अलग वोट करेंगे, सिख्स अलग वोट करेंगे, जैन्स अलग वोट करेंगे? ऐसा तो नहीं होता। सब लोगों का एक ही बैलेट होता है, सबको एक ही जगह पे जाकर वोट करना होता है ना। बट उस टाइम पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसका मतलब था कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने लीडर को अलग चूज करेंगे, जो सिख्स हैं वो अलग चूज करेंगे। अब क्या है ना कि ये अभी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में तो फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। आगे हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके जितने भी इंडिया के मेजर रिलीजन्स थे उन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, इंडिया में कम्युनल डिविजन्स होने लग गए, कम्युनिटी के नाम पे जो है डिविजन्स होने लग गए। यानी लोगों के मनों में आपस में एक दूसरे के लिए डिफरेंसेस हो जाते हैं इन चीजों से। बट ब्रिटिशर्स का काम इंडिया में पीस मेंटेन करना तो नहीं था, तो इसलिए ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल था ये लाया गया। उसके बाद है इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने ऊपर इंडियन काउंसिल एक्ट में देखा है ना कि काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया। और इस मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में क्या करा इन्होंने कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का नंबर जो है बढ़ा दिया। फर्स्ट टाइम इंडियंस वर अलाउड टू सर्व इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। तो वाइसरॉय के इमीडिएट अंडर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करती थी, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही काम था इंडिया के जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको फ्रेम करना। तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती थी उस टाइम पे। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन जो है उनको पार्टिसिपेट करने का परमिशन दिया गया, जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 एंड काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 यानी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हो गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसका पर्पस क्या था? टू इंट्रोड्यूस डायरकी यानी डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। अब ये जो डुअल गवर्नमेंट यानी डायरकी क्या था, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे एक प्रोविंस है ना? उसकी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। अब उसी काउंसिल को ये जो सब्जेक्ट्स होते थे, यानी कौन किस पे रूल बनाएगा, इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एक हो गए रिजर्व सब्जेक्ट और एक हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये देखिए, ये हो गए रिजर्व सब्जेक्ट, ये है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होते थे उसमें सिर्फ ब्रिटिश रूल्स बनाते थे, जो ट्रांसफर्ड थे उस पे इंडियन मिनिस्टर्स रूल बनाते थे। अब आप देखेंगे पुलिस हो गया, फाइनेंस, लॉ, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं इसके ऊपर तो ब्रिटिश कंट्रोल है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, ये जो बाकी के रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स रह गए थे ये इन्होंने इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए कि इंडियन मिनिस्टर्स इस पे रूल बनाएंगे। अब ये सिस्टम सुनने में इतना कंफ्यूजिंग है, तो एग्जीक्यूशन में तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग था, जिसकी वजह से ये जो डायरकी है ये काफी बुरी तरीके से फेल हो गई थी। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 35 में, 1935 में, उसके द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डायरकी का जो प्रोविजन है वो प्रोविंसेस में कौन से एक्ट से आया था, तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा लाया गया था। फिर इस वाले एक्ट से बाइकेमरल लेजिस्लेचर आया। बाइकेमरल मतलब जैसे अभी होता है ना लोकसभा और राज्यसभा हमारे सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही हो गई लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वर एक्सटेंडेड टू सिख, एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस। तो मैंने बताया था ना आपको पिछली बारी
ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में हमने देखा था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स अब सिख में, एंग्लो इंडियंस में और क्रिश्चियंस में भी एक्सटेंड कर दिए गए। लिमिटेड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड टैक्स क्वालिफिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि जो वोटिंग राइट्स थे, उसको बोलते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में। तो जो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी यानी वोटिंग राइट्स थे वो लिमिटेड थे, और सिर्फ प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स के सर्टेन क्वालिफिकेशंस इन्होंने रख दिए थे कि उनको एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है और ये टैक्स देते हैं जो लोग, वो ही सिर्फ वोट कास्ट करेंगे। बाकी इंडियंस जो है वोट कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्ट। ये जो एक्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हम जैसा कि आपने अपनी पॉलिटी में पढ़ा होगा कि उसको कई सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छे अच्छे गुड पॉइंट्स हैं उनको निकाल कर, ठीक है, और उनसे इंस्पिरेशन लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही सेट होता है। ये देखिए पर्पस में लिखा हुआ है कि इट इज द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अबॉलिश्ड डायरकी, ठीक है, जो पहले हमने डायरकी पढ़ी थी उसको अबॉलिश किया गया और इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जैसे आज होता है ना कि भाई जो स्टेट्स है उनके पास एक तरीके से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने हिसाब से सर्टेन सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकते हैं। वैसा सा ही सिस्टम उस टाइम पे लागू कर दिया गया। मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सारे मिनिस्टर सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट थे। ये डायरकी वाला सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था ये हटा दिया गया। फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड, ठीक है। फेडरल का मतलब क्या है कि इंडिया, इसमें होंगी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब कि जो स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली एनेक्स नहीं करा था, वहां अभी भी वहां के किंग्स और जो क्वींस और क्वींस होते थे ना उनके, वो अभी भी थे। पूरी तरीके से वहां पे एनेक्सेशन नहीं हुआ था, तो उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट। जैसे हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट होती थी ना, वैसे जम्मू कश्मीर भी उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, तो इंडिया को डिवाइड कर दिया गया प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट्स में। बट प्रिंसली स्टेट्स ने इसके लिए मना कर दिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ऑब्वियसली क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो अपनी ऑटोनॉमी पूरी तरीके से नहीं देना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने इस चीज के लिए, फेडरल सिस्टम के लिए अग्री नहीं किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यूड, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को नहीं हटाया गया, उनको कंटिन्यू किया गया। इवन और कम्युनिटीज तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, बाईकेमरल लेजिस्लेचर्स इन प्रोविंसेस, जैसे हम अभी भी देखते हैं कि जैसे मोस्टली जो इंडिया की स्टेट्स है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो बड़ी स्टेट्स है इंडिया की, जैसे उत्तर प्रदेश हो गई, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। यानी बाईकेमरल लेजिस्लेचर हमारा सेंटर पे तो है ही, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन स्टेट्स में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया उस टाइम पे। जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, ये बड़े बड़े स्टेट्स जो थे यहाँ पे बाईकेमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है, 1935 में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको याद रखेंगे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कब एस्टैब्लिश हुआ? 1935। ओके, ये वाला जो नीचे आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसको एक बार देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया गया उस टाइम पे कैसे होते थे कि जो पार्लियामेंट था ये बाइकेमरल होता था, इसमें दो हाउसेस होते थे, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर स्टेट बाइकैमरल है तो उसमें क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ये सारी स्टेट्स में नहीं होता था, कोई जो बड़ी बड़ी स्टेट्स होती थी जिनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता था वहां पर ये बाइकेमरल लेजिस्लेचर होता था। ठीक है, यूनिकेमरल का मतलब कि एक ही हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो छोटी स्टेट्स होती है वहां पे यूनिकेमरल होता है, यानी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। ठीक है, चाहे तो आप इसको कहीं पे बना के रख लीजिए, पहले आप इसको देखिए और उसके बाद अपने आप से बिना देखे बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे
कि इसका पर्पस क्या था, इससे इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को और पाकिस्तान को। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम सेपरेट नेशंस ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947। पाकिस्तान को 14th ऑफ अगस्त 1947 को मिल गई थी फ्रीडम, इंडिया को 15th को मिली। British paramountcy over princely state ended, allowing them to join either country। जैसा कि आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको फ्रीडम दी गई थी, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लीजिए या पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए या आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो ये वाला जो प्रोविजन था, ये गवर्नमेंट, ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में था, ठीक है। गवर्नर जनरल्स पोस्ट कंटिन्यूड एज सेरेमोनियल हेड। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये आप देख सकते हैं, ये माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, और ये हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर इंडिया एंडेड, ठीक है। अब इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर, बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो इसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिए अपने पास, ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, जैसे डायरकी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, कौन से एक्ट से, ठीक है, कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइस रॉय की पोस्ट में कन्वर्ट किया गया, कौन फर्स्ट वाइस रॉय थे, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम अपना रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम वो करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।